अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 और रिटर्न इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं आई कैप की बुक से। हमें पता है कि हम आई कैप की बुक को ही स्टडी कर रहे होंगे। होपफुली अभी तक आप लोगों ने बुक्स ले ली होंगी। कोशिश करें हार्ड फॉर्म में ले लें। मुझे पता है कि एक ये जेन जी जो है ना, इसको बड़ा शौक़ है सॉफ्ट में चीज़ें करने का और थोड़ा ओवर एफिशिएंट होने का। अच्छी बात है, आप लोग हैं ओवर एफिशिएंट, या क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा एफिशिएंट हैं आप लोग, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कई बार ना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती किस तरह का, क्योंकि देखिए आप सॉफ्ट में पढ़ेंगे उसमें मुझे पता है ना कि थोड़ा सा होता है बंदा थोड़ा केयरलेस हो जाता है कि यार चलो क्या आप इसको नोट करें। मुश्किल होता है ना थोड़ा टाइप करके करना या हाईलाइट करके ऊपर करना, तो वो अजीब सा लग रहा होता है, तो आप फिर नहीं भी करते कई चीज़ें। तो इसलिए बेहतर है यार हार्ड फॉर्म में लें, प्रिंटेड फॉर्म में इसको बुक को लें। आई कैप की वेबसाइट पर बुक अवेलेबल है, वो आप लोग वहाँ से देख लें। तो ताकि साथ साथ जो नोटिंग है बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ऑडिट का, तो इसको फॉर ग्रांटेड किसी भी चीज़ को आपने नहीं लेना, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं। नहीं थोड़ा कल हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे अश्योरेंस इंगेजमेंट को। अश्योरेंस का मतलब हमें पता लगा कि जी कोई भी क्रेडिबिलिटी ऐड कर देना किसी चीज़ में, कोई कॉन्फिडेंस ऐड कर देना कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है, इसको अश्योरेंस कहते हैं। फिर हमने कहा कि क्या हम ये कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। तो हमने कहा यार ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस होती है। ऑडिटर ये अश्योरेंस नहीं देते कि एक एक चीज़ सही है। इसकी रीजंस होती हैं लिमिटेड, जो आपकी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। इनहेरेंट लिमिटेशंस मतलब जो नेचुरली कुछ लिमिटेशन है, कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से 100% चीज़ सही आप देख ही नहीं सकते। जैसे कि कॉस्ट है, अगर आपने यूनिलीवर का 100% ऑडिट करना हो, 100% करना हो, भाई यूनिलीवर कोई छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपया देना पड़ेगा उन्हें, वो शायद ना दे। टाइम इतना ज़्यादा लगना है कि टाइम का भी हमारा उधर से एक है ना लिमिटेशन के, एजीएम से पहले फलां फलां फलां, वो हमने सारी डिस्कस की हुई बातें। वो मसला आता है ह्यूमन एरर है यार। जितना मर्जी आप टाइम भी लगा लें, कॉस्ट भी लगा लें, करना तो बंदों ने है, ह्यूमन एरर आ सकता है उसमें, ठीक है। जजमेंट का इशू आ सकता है। तो इसका मतलब है कि देर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन। ऐसी लिमिटेशंस हैं, ऐसे आप कह लें कि चीज़ें हैं जिसकी वजह से 100% ऑडिट होना, एब्सोल्यूट अश्योरेंस होना इम्पॉसिबल है, ठीक है जी। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऑडिट के अंदर जो है, या आप दूसरा हमने लिमिटेड अश्योरेंस की बात की, रिव्यू वगैरह, ऑडिट तो रीजनेबल अश्योरेंस है ना ये। आई होप कल होगी ये सारी बातें, तो आप लोगों को आइडिया है इसका। हमने इसलिए कहा कि भाई ऑडिट या रिव्यू के अंदर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता कि हम जो एविडेंस लेकर बात करते हैं दैट इज़ नॉट कंक्लूसिव कि भाई ये हतमी है, मैंने कह दिया हरफ आखिर है, ये ऐसे नहीं होता। बल्कि वो क्या होता है, परसुएसिव एविडेंस होता है कि हाँ यार मुझे लग रहा है, लग रहा है। परसुएड करती ना आपको चीज़ कि यार हाँ इससे भी ये तासुर मिल रहा है, इससे भी ये तासुर मिल रहा है, तो लिहाजा मेरा ये ओपिनियन है। और इंटरेस्टिंग बात अब देखें, क्योंकि एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होता इसलिए वो इसको जजमेंट का नाम भी नहीं देता। जो हम फैसला देते हैं वो फैसला नहीं उसको कहता, वो जजमेंट नहीं कहता, वो कहता है ओपिनियन दिया है ऑडिटर ने अपना। कर रहे हो गल फॉलो या नहीं, इंग्लिश की टर्म्स ही हैं, लेकिन मतलब भी आप लोगों को पहले से पता है इसका। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, बस मैं थोड़ा सा उसको कोशिश कर रहा हूँ लिंक करके अगर आपको समझा सकूँ कि देखें सारी बातें लिंक्ड हैं, सारी बातें ही कॉन्सेप्चुअल हैं। ये जो बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो कोई एवं फजूल लोग नहीं है। उन्होंने बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, बड़ी एफर्ट की है, बड़ा सोचा है, फिर जाके बने कि भाई क्योंकि ऑडिटर के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, हतमी फैसला नहीं वो देता, इसलिए वो जजमेंट नहीं देता, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, एक ओपिनियन दे रहा होता है, अपनी राय दे रहा होता है। हाँ अगर आपको मसला है उस ओपिनियन से किसी और ऑडिटर के पास चले जाए, वो उसका फिर इम्पैक्ट क्या होता है वो एक अलग बहस है, उसको छोड़ें, लेकिन आप जा सकते हैं। बात आई समझ। तो सर ये हमने कल कुछ बातें डिस्कस की हैं। आज हमने एक बड़ी बेसिक सी बुनियादी सी बात है, एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। पहले इसको देखते हैं फिर थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। क्या है जी एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का तो पता लग गया ना, असाइनमेंट को मतलब कह रहे हैं कि आप जब किसी के साथ एंगेज हो रहे हैं
जो आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है उसी को बोला जा रहा है। एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, ये कई बार पेपर में आ जाता है, मुफ्त के मार्क्स होते हैं। बहुत इजी है इसको समझना कि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक सिनेरियो बना के दिया, वो आपसे पूछे कि क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है या नहीं है। तो आपने देखना है कि इसके 5 एलिमेंट्स हैं, 5 इसेंशियल्स हैं, और वो सारे के सारे पूरे होने चाहिए, देन जाके एश्योरेंस एंगेजमेंट बनेगी। अगर एक भी मिसिंग है, दिस इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। सही, अब देखते हैं। पहले नंबर पे उसने कहा 3 पार्टी रिलेशनशिप, ट्राइका होता है इसमें, 3 पार्टी रिलेशनशिप। कितनी पार्टीज हैं भाई? 3 पार्टी रिलेशनशिप है इसमें। कौन कौन है, कौन कौन है भाई? एक है आपकी प्रैक्टिशनर है आपका, एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक कौन है? इंटेंडेड यूजर है। ठीक है, आ जाए जरा, सब पे हल्की हल्की बात कर लेंगे, बाकी आप लोगों को पता है। इसके स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। देन आपका आ गया रिस्पॉन्सिबल पार्टी, देन कौन आ गया? इंटेंडेड यूजर। पहले लिख ही लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। 3 पार्टी रिलेशनशिप। सेकंड वन क्या है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से मुराद है कि वो कंटेंट जिसके ऊपर एश्योरेंस देनी है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के अंदर बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। देन आपका सूटेबल क्राइटेरिया। सूटेबल क्राइटेरिया से मुराद क्या? जिसके तहत ये वाला सब्जेक्ट मैटर बना है और उसी के अगेंस्ट अब एश्योरेंस दी जाएगी, देखा जाएगा। देन एविडेंस, हमें पता है सबूत को कहते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वन इज एश्योरेंस रिपोर्ट। अच्छा, ये भाई 5 एलिमेंट्स हैं, पहले तो आपको ये याद होने चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सर? आपका जी सबसे पहले 3 पार्टी रिलेशनशिप। ठीक है। देन आपका इसमें आ गया, क्या इसको कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस एंड एश्योरेंस रिपोर्ट। 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टियां होनी लाजमी। अगर एक भी पार्टी मिसिंग है, दिस इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। कुछ और होगा, पता नहीं क्या होगा, उस वक्त सिनेरियो के हिसाब से देखा जाएगा, बट एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होगी अगर 3 पार्टियां नहीं है। अभी एग्जांपल्स भी करते हैं, इसकी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ गया प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर से मुराद वो बंदा जिसने एश्योरेंस देनी है, मतलब है कि अगर ऑडिट करना है तो ऑडिटर, रिव्यू करना है तो वो रिव्यूअर भी बोल सकते थे, बट प्रैक्टिशनर बोल देते हैं, जो कि हमने कल भी वो डिस्कस की हैं चीज़ें। सही है। तो प्रैक्टिशनर से मुराद वो बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है अपनी, जो एश्योरेंस दे रहा है, वो प्रैक्टिशनर है भाई। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से मुराद वो पार्टी जिसने ये सब्जेक्ट मैटर बनाया है, इसको बनाने की जिम्मेदार है। जैसे कि अगर ऑडिट के अंदर अगर वाली मैं बात क्यों बार बार कर रहा हूं, क्योंकि एश्योरेंस सिर्फ ऑडिट तो नहीं ना होती, अभी कल ही तो पढ़ा है। रीजनेबल एश्योरेंस होती है, वो ऑडिट है। लिमिटेड एश्योरेंस है, वो रिव्यू है, और रिव्यू की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, वो फिलहाल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं अगर का वर्ड यूज कर रहा हूं कि अगर ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट भी क्योंकि एश्योरेंस है, तो भाई सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हीं का ऑडिट करना है कि क्या ये सही बनी है कि नहीं सही बनी है, अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, AFRF, IFRS वगैरह। सही है। ये इसलिए इनके ऊपर डिटेल में बात मैंने की थी, ताकि मेरे ख्याल में वो बिल्कुल रचबस गई होगी आप लोगों में, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई है तो पूछ लें। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी से मुराद है कि भाईजान वो बंदा जिसने वो सब्जेक्ट मैटर बनाया है, जो उसका जिम्मेदार है। तो हमने क्या कहा, अभी कल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, हमने कहा कि भाई जिस बंदे के साइन होंगे वो जिम्मेदार होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कौन करता है? CEO एंड डायरेक्टर, और लिस्टेड कंपनी के केस में CEO, डायरेक्टर एंड CFO। अब CEO और डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं, ये जाहिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर ही करते हैं ना, क्योंकि CEO भी एक क्या होता है बाय डिफॉल्ट, वो भी डायरेक्टर ही होता है। ऐसे है ना, वो भी डीम डायरेक्टर है, और जो डायरेक्टर है वो तो है ही डायरेक्टर। तो अगर एक डायरेक्टर साइन कर दे किसी चीज़ पे, तो बाकी डायरेक्टर कैसे? भाई मैं तो नहीं मानता। नहीं सर, नहीं मानना है, क्योंकि वो एजेंट है ना बाकियों का भी। बात आ रही समझ? तो भाईजान रिस्पॉन्सिबल पार्टी से मुराद ऑडिट के केस में कौन है? वो बंदे जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं। और कल ही अभी हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट एंड 2 चावी गवर्नेंस। 2 चावी गवर्नेंस से मुराद यही
डायरेक्टर्स वगैरह। आगे बात समझ। तो दूसरा इसका मतलब ये बंदा अलग होना चाहिए, ये बंदा अलग होना चाहिए। 3 पार्टी का मतलब ये है कि ये ना हो कि बनाने वाला भी खुद डायरेक्टर है, ऑडिट भी डायरेक्टर खुद कर रहा है, तो भाई वो कहते हैं कि ये कौन सा ऑडिट है, ये कौन सी इंश्योरेंस है कि मैंने खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, उसके बाद ऑडिट भी मैं ही करके रिपोर्ट ऊपर छाप के दे दूं। तो भाई दिस इज नॉट एन ऑडिट, दिस इज नॉट एन इंश्योरेंस। ये कोई इंश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, गलत है। ये कुछ और है, कुछ और जो मर्जी कर, सेल्फ रिव्यू है, मैंने खुद ही इसको देखा है, रिकंसिडरेशन है, वट एवर, जो मर्जी आप इसको कह लो, बट यू कैन नॉट कॉल इट एन इंश्योरेंस एंगेजमेंट। बात कर रहे हैं फॉलो। तीसरा है इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर से मुराद है कि ये जो एश्योरेंस रिपोर्ट होनी है या ये जो सब्जेक्ट मैटर है, इसका यूजर कौन है, ये इस्तेमाल किसके आनी है। जैसे कि हम सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर और भी हज़ारों हो सकते हैं, बट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्योंकि जानते हैं और उसी की बात कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर है तो उसका इंटेंडेड यूजर कौन होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं ना, आम तौर पे गवर्नमेंट भी होती है, FPR वगैरह उनके पास भी जाने हैं, ठीक है, लेकिन आम तौर पे कौन होता है इंटेंडेड यूजर, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर ऑडिट के हवाले से बात की, देखिए उसने ना यहाँ पर टर्म्स इसलिए ये नहीं लिखा मेंबर्स, क्योंकि कई बार हो सकता है कि मेंबर नहीं है कोई। फॉर एग्जांपल एक क्राइटर है, आपने ना इस एश्योरेंस एंगेजमेंट को सिर्फ ऑडिट की हद तक नहीं रखना, नहीं समझना। एग्जांपल्स ऑडिट वाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ऑडिट है ना इसमें, ठीक है, 14 चैप्टर ऑडिट के ही हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए वो दी जा रही है, और आप लोगों को क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह का पता है इसलिए दी जा रही हैं। अदरवाइज एश्योरेंस से मुराद कोई भी असाइनमेंट है। एक क्रेडिटर है, उसने कर्जा दिया हुआ है कंपनी को, वो एक बंदे को लेकर आया, उसने कहा यार मैंने इसको कर्जा दिया हुआ है और मैंने ये कहा था कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट रेशो ये होनी चाहिए, करंट रेशो ये होनी चाहिए, क्विक रेशो ये होनी चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये होनी चाहिए, फलां फलां। उसने कहा ये रेशोज मैंने इसके साथ एग्री की हुई है, अगर इससे कम होगा ना मैं इससे कर्जा फौरन वापस ले लूंगा। उसने कहा मेरा ये एग्रीमेंट है, ये देखो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ वो सॉरी सूटेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उसने कहा कि यार अब तुम ये करोगे, इसका जाके रेशोज इसने एक निकाल के मुझे दिए हैं सब्जेक्ट मैटर, इस बंदे ने। भाईजान प्रैक्टिशनर साहब आप ज़रा जाके मुझे ये चेक करके तो बताएं कि क्या ये रेशो सही निकली हैं। आपको तो पता है, आप तो अकाउंटिंग के बंदे, आप तो फाइनेंस के बंदे, यू नो अबाउट द रेशोज, तो आप ज़रा रेशोज मुझे फिगर आउट करके बताएं क्या इसने सही निकाली हुई है कि नहीं निकाली, मुझे ज़रा ये एश्योरेंस चाहिए। अब देखें ये ऑडिट तो नहीं है, ये तो एक क्राइटर ने हायर किया है, एक हो सकता है इंडिविजुअल बंदा था, उसने कर्जा दिया होता, उसने हायर किया है आपको, आप प्रैक्टिशनर हो, बनाया किसी और ने, इंटेंडेड यूजर वो क्राइटर है, तो ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट ही है, ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट ही है, बट दिस इज नॉट ऑडिट। गल फॉलो कर रहे हो कि नहीं, कि एश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट नहीं है। हाँ ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है। तो सर एश्योरेंस एंगेजमेंट जिस भी तरह की हो, ICAP बुक्स बनाता है, वो किसी टीचर को बुलाता है, कहता है यार ये ज़रा रिव्यू करके देखेंगे गलती तो नहीं है इसमें, ऑडिट कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है, बट दिस इज एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि ICAP खुद नहीं बनाता, ICAP कहीं से बनवाता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो बंदा जिसने बनाई है। इंटेंडेड यूजर ICAP है, ICAP ने इसको इस्तेमाल करना है, बुक को पब्लिश करना है, और प्रैक्टिशनर किसी बंदे को बुलाता है कि यार आप आके ज़रा इसको रिव्यू कर देंगे क्या इसके अंदर कोई गलतियां तो नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को। तो ये भी इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो किसी भी चीज़ पे इंश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकती है। आइए बात समझ। पार्टियां 3 होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रैक्टिशनर खुद ही बनाया हुआ है और खुद ही देख रहा है, या जो है इंटेंडेड यूजर जो है वो खुद ही प्रैक्टिशनर बन जाए, ठीक है। ICAP ने इस्तेमाल करनी थी बुक, इंटेंडेड यूजर था, वो कहे मैं देखूंगा भी खुद, ठीक है, तो वो सही है, वो इलीगल नहीं है कुछ भी इसमें, वो बात नहीं हो रही लीगल इलीगल, बात ये हो रही है कि वेदर इट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉट। तो भाई वो एश्योरेंस एंगेजमेंट कोई नहीं है, वो पार्टियां 2 हो गई हैं, फिर 2 रोल्स एक पार्टी ने ले लिए, पीछे एक पार्टी बची। आ रही बात समझ। पार्टियां 3 होनी चाहिए डिफरेंट, बनाने वाला कोई और है, इस्तेमाल करने वाला कोई और है, एश्योरेंस देने वाला कोई और है, 3 बंदे होने चाहिए, ट्रायंगल होनी चाहिए, अदरवाइज दिस इज नॉट एन इंश्योरेंस एंगेजमेंट, सिंपल। आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट आए सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से मुराद वो मवाद, वो चीज़ जिसके ऊपर एश्योरेंस देनी है। जैसे हमने ICAP के एग्जांपल ली, तो बुक, अगर बुक की एश्योरेंस देनी है, इसमें गलतियां तो नहीं, तो बुक क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। आ रही बात समझ।
अगर ऑडिट करना है तो ऑडिट भी, क्योंकि इंश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो किसके ऑडिट करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर है। आ रही बात समझ? लिस्टेड कंपनी ने रिव्यू करवाना होता है 6 महीने वाली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो 6 महीने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। आ रही बात समझ? तो सब्जेक्ट मैटर से मतलब सिंपल वो है जिस चीज की एश्योरेंस देनी है वो सब्जेक्ट मैटर है। सूटेबल क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया से मुराद है कि वो क्राइटेरिया, वो फ्रेमवर्क, वो स्टैंडर्ड्स, वो लॉज, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस जिनके तहत प्रैक्टिशनर ने सब्जेक्ट मैटर को असेस करना है, इवेल्युएट करना है, ऑडिट करना है, रिव्यू करना है, चेक करना है। आइए बात समझ? सूटेबल क्राइटेरिया से मुराद वो क्राइटेरिया या फ्रेमवर्क, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, व्हाटएवर, पॉलिसीज जिनके तहत देखना है कि भाईजान क्या ये सब्जेक्ट मैटर सही बनाया कि नहीं। जैसा कि ऑडिट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि यार जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो सूटेबल क्राइटेरिया, मतलब कि AFRF रेलेवेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब कि कोई IFRS हो सकता है या IFRS फॉर SMEs हो सकते हैं, जो कि थर्ड स्केड्यूल में हमने डिस्कस कर लिया, कल मैंने ग्रुप में भेज भी दिए थे। वो IFRS फॉर SME हो सकता है, AFRS फॉर SSE हो सकता है, आपका NPO के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वट एवर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज, क्या ये सब्जेक्ट मैटर उसके अकॉर्डिंग बना है कि नहीं बना हुआ, यही तो देखना है हमने। तो दैट AFRF इज द सूटेबल क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया भाई। तो इसका मतलब है कि सर एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए 3 पार्टियां भी होनी लाजमी हैं, सब्जेक्ट मैटर होना भी लाजमी है। पार्टियों को क्या करना है, अगर चीज ही नहीं पता किसका एश्योरेंस करनी, तो ये तो इलॉजिकल सी बात हो जानी थी ना। तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर लाजमी है। फिर वो कहते हैं यार वो क्राइटेरिया होना भी लाजमी है जिसके तहत आपने देखना, वरना क्या देखेगा। मतलब मैं आपको अगर लेट से बुला कहूँ कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख दो, और लेट से दुनिया में IFRS मौजूद ही नहीं है ही नहीं कुछ भी ऐसा, तो क्या देखो, आपने ऐसे देख के भी दे देनी है कि सर देख लिया मैंने। होता है ना वो क्लास में फनकार बनते हैं कुछ स्टूडेंट्स, यार ये ज़रा देखना, तो वो ऐसे देख के दिखा देते हैं, तो ये वो वाले स्टूडेंट ये वाले बनते हैं लोग। इन हरकतों से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़ाहिर है IFRS भी बनाए हुए, डेवलप किए। बात आ रही है समझ कोई नहीं कि भाई आपने किसी ना किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट ही तो देखना है ना कि यार क्या ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है इसके अंदर जिसके तहत इसने बनना था। देखें आप लोगों को टैक्स तो पढ़ा ही होगा ना, ग्रुप 1 में ही है, तो उसमें आपको पता है कि टैक्स रिटर्न आप फाइल कर देते हो, उसके बाद जाके फिर वो उस वक्त तो सेल्फ असेसमेंट होती है सेक्शन 120, मतलब है कि वो फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाता है कि यार जो है सही है फ़िलहाल। हाँ अनटिल और अनलेस इसमें से कोई गलती निकल आई या FBR को शक हुआ तो वो आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, सही है। अदर देन दैट ठीक है यार जो आपने फाइल कर दिया सही, हम इसको मानते हैं। अच्छा बाद में अगर FBR उसको ओपन करता है चीज़ को, तो वो किसके तहत देखेगा, उसको देखेगा ना वो फॉर एग्जाम्पल आपको नोटिस आ गया कि जी आपने लेट से आप कह लें कोई आसान सी चीज़ कर लेते हैं, सैलरीज का पता है ना कि 6 लाख से ऊपर टैक्स उसके ऊपर लगता है, तो विदहोल्डिंग करनी होती है विदहोल्डिंग एजेंट ने, कंपनी ने लेट से। तो उन्होंने कह दिया कि भाईजान ये आपने इतनी सैलरीज दिखाई हुई हैं बट आपने विदहोल्डिंग तो 1 रुपये की भी नहीं की हुई, तो आ जाएं ज़रा फिर साबित करें इस चीज़ को कि क्या ये सारी सैलरीज 50,000 पर मंथ से कम थी, मतलब 6 लाख रुपये एनुअल, या आपने वाकई कोई नहीं की। अब देखें ना आपको जो नोटिस भेजा गया है और बाद में जब ये इसका ये ऑडिट ही हो रहा होगा, ये भी इंश्योरेंस ही है ना, उनका ऑफिसर कर रहा होगा। वैसे आपको पता है ना कि अब आजकल न्यूज़ भी चल रही है कि वो CAs को भी हायर कर, CAs को तो नहीं हायर कर सकते, ना तो वो अफोर्ड कर सकता है FBR इतना, और ना ही CAs इतने वेले हैं, ठीक है, कि मतलब वो बाकी दुनिया का हर काम छोड़ के इनके पास आगे सरकारी नौकरी करने लग जाए, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल, शायद ही कोई 1, 2, 3% हो, 5% हो मैक्सिमम जो चाहते होंगे यार हम आगे करें, और मुझे नहीं लगता पर्सनली, मैं तो जाहिर है नहीं चाहता। हाँ ये है कि फर्म्स से ट्रेनीज लिए जाएंगे, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है, और उनसे ऑडिट, टैक्स ऑडिट करवाए जाएंगे, ठीक है, वो एश्योरेंस ही है ना वो भी। वहाँ पर भी आप देखें होगा क्या, आपकी जो इनकम्स हैं उनको देखा जाएगा भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक क्या सही रिपोर्ट है कि नहीं की गई, आपके एक्सपेंसेस हैं क्या उसी के मुताबिक ट्रीट हैं, एसेट लायबिलिटी वगैरह वॉट एवर, सही है सारा कुछ। तो भाईजान वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज
द सूटेबल क्राइटेरिया। तो जब भी आप किसी सब्जेक्ट मैटर को किसी रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज और फ्रेमवर्क पॉलिसी स्टैंडर्ड्स वगैरह के अगेंस्ट देखेंगे, दोज थिंग्स आर दी सूटेबल क्राइटेरिया। आगे बात समझ आगे आ रही। एविडेंस, एविडेंस का मतलब है कि भाई सबूत, सर सबूत के साथ बात करें, तुक्के नहीं मारने। आप लोग जब आर्टिकल्स में जाओगे तो एक लाइन बड़ी मशहूर होती है कि वो अपना रिव्यू करवाने जाता है ना जूनियर, जूनियर क्या चाहे जितना भी सीनियर हो जाए, जाहिर है उससे ऊपर कोई सीनियर तो होगा ही, मतलब जिस बंदे ने काम किया हुआ है, ठीक है, वो अपना काम दिखाने जाएगा कि सर मैंने फॉर एग्जांपल, चलो आसान भाषा में, कि सर मैंने ये एक्सपेंसेस को वेरीफाई किया है बैंक से, कि बैंक से इतने इतने एक्सपेंसेस गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो मैनेजर कहता है कि भाई यार ये 1.5 लाख रुपया हर माह जा रहा है, ये एक फिक्स बंदे को पेमेंट जा रही है क्रॉस चेक के थ्रू, ये क्या है, ये रेंट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ने कहा रेंट लग रहा है, ट्रेनिंग आगे से कहता है जी सर रेंट ही होगा, रेंट ही होगा। इस तरह ये हम भी अपने टाइम पे जब चीज़ नहीं ना देखी होती थी, जाहिर है जब पता ही नहीं आपको, तो फिर आप इस तरह कोई ना कोई गोली देने की कोशिश करते हो, तो आगे से फिर ये सुनने को मिलता है होगा नहीं होता ऑडिट में। सही है, होता है या नहीं होता। आप सिंपल ये बताओ कि भाई क्या आपको एविडेंस है इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हो। ये क्या होता है कि भाई हाँ जी सर रेंट ही होगा, हाँ फलां बंदा ही होगा, ठीक है, पूछा गया यार वो बैंक अकाउंट सेविंग है या करंट है, सर करंट ही होगा। भाई दिस इज नॉट अ वे टू ऑडिट। सही है, ये कोई तरीका नहीं है। आपने एग्जैक्ट बात करनी है, कंक्लूसिव, बेशक वो नहीं है, वी नो दैट कि एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव, बट भाई एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए बात करने का। सही है, बगैर सबूत के बात नहीं करनी। और ये सबूत भी आइजा 500 आइजा 500 में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इसको। सही है, एविडेंस मस्ट बी, इसके अंदर 2 चीजें वो कहता होनी चाहिए। अभी बस हल्की सी बात करके आगे निकल जाएंगे, डिटेल में करेंगे, वैसे अभी भी समझ आ जाएगी। सफिशिएंट होना चाहिए एविडेंस एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। लो जी, आज के बाद ऑडिट के अंदर, ऑडिट पढ़ते हुए, ऑडिट करते हुए जब एविडेंस वर्ड बोला जाए तो आपके माइंड में ये पूरी टर्म आनी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या बोलते हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर मैं वर्ड आप लोगों ने एविडेंस नहीं बोलना, सही है, मैं तो अब जल्दी के लिए बोल देता हूँ ना, ठीक है। एविडेंस आपने अभी प्रैक्टिस करें ना इसको बोलने की, क्योंकि ऑडिट के अंदर एविडेंस, अकेला वर्ड एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। वो कहते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आप जब भी बार बार देखेंगे ना यही वाला लिखा होगा, तो बोलना सीख लें यार, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो कहते हैं जो एविडेंस होना चाहिए ना, इसकी मैं खासियत भी आपको बता देता हूं कि ये सफिशिएंट भी होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब काफी होना चाहिए। सफिशिएंट आ जाता है क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी के लिहाज से, मतलब इसकी क्वांटिटी। अब ये देखें, ये क्वांटिटी को ऐसे नहीं हम कह सकते 1 हो, 2 हो, 10 हो, 5। ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है। देखिए ऑडिट के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ ही ये है कि इसके अंदर प्रोफेशनल की जजमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर मेरी कोई प्रोफेशनल जजमेंट है, मैंने शायद पहले भी बात की थी कि अगर किसी एक ही चीज़ को वेरीफाई करने का तरीका पूछा जाए, 10 बंदों से पूछूंगा, हो सकता है 10 बंदे मुख्तलिफ जवाब दें 10, और हो सकता है 10 के 10 जवाब सही भी हों, हो सकता है सारी गलत भी हो सकता है हाफ सही हो, वटेवर, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 10 के 10 जवाब सही भी हैं। देखें, आप मैथ का किसी से पूछते हैं 2 + 2, एक ही जवाब है ना, इसके अलावा कोई जवाब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे ही और भी, मतलब आप इस तरह एग्जाम्पल बना लें। बट ऑडिट के अंदर हर बंदे का काम करने का तरीका डिफरेंट है, हर बंदा सोचता डिफरेंट तरीके से, हर बंदे की प्रोफेशनल जजमेंट डिफरेंट है भाई। और स्टैंडर्ड्स जो हैं, आइजाज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को। ये नहीं कि जो भी सोच लिया सही है, नहीं नहीं, वो कहते हैं कि इफ देयर इज अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो भी आप बात कर रहे हैं उसके पीछे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो भाई मैं आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को मान लेता हूं, भले ही ये मेरे से मुख्तलिफ हो, भले ही ये मेरे से मुख्तलिफ हो, मैं स्टिल इसको मानूंगा। अगर 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 अगर
इसके पीछे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है आपके पास, तो आपने इस अप्रोच से किया, भाईजान मैं आपको मानता हूँ, कोई मसला नहीं है, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर एन ऑडिटर, आप इतनी मुश्किल से सीए करके आए हैं, इतना पढ़ते हैं आप, अभी भी अपने आप को अप टू डेट रखा हुआ है, मैं सर आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैंने कर लिया ये और मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, बस कर लिया। वो कई बार होते हैं ना टीचर्स, कुछ क्लास में पूछें तो वो कहते हैं यार ऐसे ही करना है, बस पेपर में ऐसे ही आना है, ठीक है। तो ये ऑडिट में फिर नहीं है ऐसे, रीज़न बतानी पड़ेगी, लॉजिक बताना पड़ेगा, आपने ये वाली प्रोफेशनल जजमेंट क्यों अप्लाई की है। सही है, बात कर रहे हैं फॉलो। तो भाई एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अच्छा, सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी प्रोफेशनल जजमेंट है, आपके नजदीक हो सकता है कि किसी चीज़ के ऊपर एक एविडेंस ही बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी हो, बड़ा एविडेंस तगड़ा मिल गया। एविडेंस की भी टाइप्स है ना, ये अप्रोप्रिएट में क्वालिटी आती है, ठीक है, ये क्वालिटी को कहता है। इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, आपका एक रेलेवेंस आ जाती है कि ये जो एविडेंस मिला है इस चीज़ के रेलेवेंट भी है या नहीं है, कि हमें इधर उधर की गप मार दी है, जो काम करने आए थे वो मिला ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर सेल्स को वेरीफाई करना है कि क्या ये सेल की अमाउंट सही है या नहीं है, ठीक है, मैंने सेल्स को वेरीफाई करना था कि क्या ये जो फिगर लिखी हुई है ये ठीक है या नहीं है, लेकिन इसको देखने के लिए मैं एक्सपेंस देखी जा रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा यार ये 10 लाख रुपया सेल इन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, जिसमें से लेट से 3 लाख रुपया कैश सेल थी किसी पार्टी की और 7 लाख रुपया रिसीवेबल में पड़ा हुआ है हमारा। अब इसको मैं वेरीफाई अगर, तो मैं ये इस तरह कर रहा हूँ कि लेट से मैं कहने लग गया हूँ, मैं बिल्कुल एक अजीब सी बात कर रहा हूँ जो कि आप कहोगे इस तरह कौन करता है, वो फिलहाल सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी हमें इन टर्म्स का बहुत डिटेल में नहीं पता, हमें अभी प्रोसीजर्स का नहीं पता, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस तरफ आपको ले जाऊं और आप वहाँ पे अभी से फंस जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार सेल्स है और ये क्रेडिट सेल इस तरह की होगी। अच्छा, अब आप लेट से ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर एविडेंस लेना है ना कि क्या ये 10 लाख की ही सेल है, एक तो ये एविडेंस लेना, क्या ये 7 लाख के ही रिसीवेबल है, क्या ये 3 लाख रुपया कैश जो था वो बैंक में आ गया है या कैश में आ चुका है, ये चीज़ें हमने वेरीफाई करनी है इस सिचुएशन के अंदर। छोटी सी सिचुएशन, इस तरह की हज़ारों सिचुएशंस होती हैं ना जब आप ऑडिट करने जाते हो। अच्छा, अब आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लेट से एग्रीमेंट देख रहे हो उस बंदे के साथ कि एग्रीमेंट के अंदर क्या है, ठीक है, या आप समझ लें आप सेल्स ऑर्डर देख रहे हो, आपके पास एक ऑर्डर आया था कस्टमर की तरफ से, उसको सेल्स ऑर्डर बोलते हैं ना कि यार इतनी चीज़ें भेज दो, आप सिर्फ वो देख रहे हो। देखो सेल्स ऑर्डर थोड़ा सा रेलेवेंट तो है, रेलेवेंट थोड़ा सा क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है सर इतनी चीज़ें चाहिए ये वो, ठीक है, लेकिन भाई उसके बाद ये जो बैलेंसेस डले हुए हैं क्या ये करेक्ट है कि नहीं है, ये एग्रीमेंट देखकर आपको नहीं पता लग सकता, ये सेल्स ऑर्डर देखकर नहीं पता चल सकता। सेल्स ऑर्डर में लिखा होगा फॉर एग्जांपल जी 10 एसी भिजवा दें 1 लाख रुपए के, ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर आपने एक्सेप्ट करके काम स्टार्ट कर दिया। अब ये कैसे पता लगा यार 3 लाख रुपया कैश आया भी है, 7 लाख रिसीवेबल में भी है, ये कहाँ से पता चलेगा? ये इधर से तो नहीं ना लगेगा पता, इसके डिफरेंट तरीके होंगे, वो वक्त आने पे हम करेंगे सारा कुछ डिस्कस। इधर से नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है कि इररिलेवेंट प्रोसीजर है, अप्रोप्रिएट ही नहीं है। और दूसरा क्या होता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मुराद क्या है कि भाईजान जो एविडेंस आपने लेना है दैट मस्ट बी रिलायबल। मिसाल छोटी सी एक देते हैं आपको जो कि होता भी है बहुत ज़्यादा। आइज़ा 505 हम पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। वो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई साहब ये जो बैलेंसेस होते हैं ना बैलेंस शीट में आ रहे हैं, मतलब रिसीवेबल पेएबल बैंक्स के, सही है, वो कहता है कि यार सबसे सॉलिड सबसे तगड़ा कमाल किस्म का एविडेंस होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये जब हम उधर जाके पढ़ेंगे ना आपको खुद समझ आएगी कि यार वाकई इतना ज़बरदस्त एविडेंस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर वो तमाम खासियतें पाई जाती हैं जो कि अच्छे रिलायबल एविडेंस के अंदर होती हैं। बाहर से आता है, एक्सटर्नल का मतलब किसी बाहर वाली पार्टी। पहले आपको बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक कन्फर्मेशन की बात की जाए, बैंक की, बैंक का बैलेंस है जी लेजर्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है लेट से 50 लाख रुपया, आपने कहा 50 लाख है, लेकिन क्या ज़रूरी होता है कि बैलेंस एज पर बुक और बैलेंस एज पर बैंक मैच करे?
अगर ज़रूरी होता, लाजिम होता, तो भाई बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता? रिकनसाइल तभी करते हैं ना जब फ़र्क होता है। तो इसका मतलब लाजमी नहीं है। हो सकता है ना कई बार हमने चेक इशू कर दिया, हमने इधर से निकाल दिया, वैसे किसी कस्टमर ने अभी जो भी है जिसको पेमेंट हमने की है, वेंडर वगैरह, उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। बात आई समझ? या हमारे पास किसी कस्टमर से या किसी पार्टी से चेक आया हुआ है, हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने सिस्टम में, अभी तक हमने बैंक में जाके जमा नहीं करवाया, और 30 जून आ गई और साल एंड हो गया अब अगले साल। तो मतलब डिफरेंट रीजन हो सकती है ना, जिसकी वजह से BRS भी बनती है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसका मतलब है कि फर्क तो हो सकता है, तो फिर हम क्या, एक तो तरीका है ना कि बैंक स्टेटमेंट मंगवा लो भाई, बैंक स्टेटमेंट मंगवाइए, उसके साथ वेरीफाई कर लो कि यार उधर क्या बैलेंस है, इधर क्या बैलेंस है। अगर तो बराबर है तो चलो अच्छी बात है, अगर नहीं बराबर तो BRS बनवा लो उनसे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कि सर ये फ़र्क किस चीज़ का, वो बना के देगी कंपनी आपको। ठीक है। अच्छा, लेकिन मसला अब थोड़ा सा ये है कि बैंक स्टेटमेंट्स है ना, ये भी फेक बन जाती हैं। बन तो फेक सारा कुछ ही जाता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट फेक भी बन जाती हैं कई बार। कंपनी कई बार वो कहती है हमारे पास पोर्टल की एक्सेस है, हम यहाँ से आपको PDF निकाल देते हैं। कई होते हैं वो एक्सेल के अंदर बना के बैठे होते हैं, कहते हैं वही वाली है, तो वो बड़ा कुछ 2 नंबरी चल रही होती है। सही है। तो फिर स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि यार यहाँ पर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले लो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन किससे लेनी है? आपका बैंक अकाउंट किसके पास है? बैंक के पास है ना। तो रेलेवेंट बैंक को फिर ऑडिटर साहब एक लेटर लिखते हैं जिसके ऊपर कंपनी के भी ऑथराइज सिग्नेटरी साइन करते हैं, वरना बैंक आपको मुंह ही ना लगाए ऑडिटर को, उसको क्या पता कि किसका ऑडिटर है ये। वो कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सिग्नेटरी वो भी साइन कर देता है कि भाईजान ये जो कह रहे हैं इनको दे दो। तो फिर ऑडिटर साहब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं उससे, वो जब पढ़ेंगे रेलेवेंट जगह पे। फिलहाल बैलेंस की बात कर लेते हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं कि यार सर ये 30 जून को या वट एवर द फाइनेंशियल ईयर एंड इज, उस डेट पे क्या बैंक बैलेंस है, ज़रा वो भी लिख के दे रहे हैं, स्टैम्प साइन स्टैम्प करके देंगे, ताकि आपकी भी जिम्मेदारी हो, आपने हमें बताया है। ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी डायरेक्शन है कि आपने कंपनीज के ऑडिटर को बैलेंसेस कंफर्म करने। तो इस तरह करके वहाँ से बैलेंस कंफर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो बाहर की पार्टी है, उसको कम इंटरेस्ट है आपके हैंकी पैंकी के अंदर कि आप ऊपर नीचे करो बैलेंसेस या फेक करो। ठीक है। डायरेक्ट ऑडिटर के पास आती है, उसका नाम ही डायरेक्ट एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इनडायरेक्टली नहीं आती, डायरेक्टली ऑडिटर के पास आएगी बैंक से, प्रिंटेड फॉर्म में होती है। ठीक है। ऑनलाइन में ईमेल भी वैसे आ सकती है, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में आमतौर पे बात आ रही समझ। तो डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर एविडेंस के अंदर पाई जाती है, जिसके बाद तगड़ा एविडेंस समझा जाता है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो होने को तो भाई ऐसा ऐसा कुछ भी होता है कि कंपनीज ने, खैर अभी नन्हे दबा गए आपको, क्या अभी आपको इतना नहीं बताते। ठीक है। तो भाई रिलायबिलिटी, कितना की रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। ठीक है। तो ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना लाजमी है एविडेंस का। ऐसे एविडेंस आपको छोटे 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 करके सारे मिलने चाहिए, देन जाके आप अपनी बात कर सकते हो। और आई गल थोड़ी सी बहुत समझ। देन आई दी एश्योरेंस रिपोर्ट, ये भी एलिमेंट है एश्योरेंस एंगेजमेंट का, कि सर आपने जो भी अपना कंक्लूजन निकाला है, जो भी आपने अपना ओपिनियन निकाला है, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन सम काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। सही है। तो वो आपका फॉर्मेट जो है वो क्या कहलाता है? एश्योरेंस रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अंदर लिखोगे आपके सर, ये जो मैंने 7 सब्जेक्ट मैटर लगा रहा हूँ, जैसे कि ऑडिट के अंदर हम क्या कहते हैं कि दी अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये हम लिख देते हैं। अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हो, अगर नहीं दे रही तो फिर हम उसकी मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं। आइजा 705 में पढ़ेंगे वो, फिलहाल उसमें ऐसे जाने की नीड नहीं है। तो एश्योरेंस रिपोर्ट में हमने बताना है कि भाई जो हमारा नतीजा क्या निकला है। तो सर ये 5 जो एलिमेंट्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए, किसी में थोड़ी सी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ साथ साथ ही पूछ लें। ठीक है। अब भी मैसेज कर दें, वेट ना कीजिएगा। ठीक है। चले नहीं, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी फिलहाल हम ऑडिट करना किस तरह से है वो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी तो हम बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं ना भाई, कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है और ये वो। अब हम आज थोड़ा आगे बढ़ने लगे हैं कि ऑडिटर अपॉइंट कैसे होते हैं और किन कंपनीज के लिए कौन से ऑडिटर होने चाहिए, ऑडिटर्स का क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है,
ऑडिटर को रिमूव करना हो तो कैसे करना है, अपॉइंट करना हो तो कैसे करना है, ये चीज़ें हमने पढ़नी। ऑडिट की जो हम बात कर रहे हैं उस दिन भी बात हुई है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट 2017 में लिखी हुई है। कंपनीज एक्ट 2017 आपको बताता है कि सर आपने ऑडिट करवाना है, हर कंपनी ने करवाना है, हर कंपनी ने करवाना है, सिवाय प्राइवेट कंपनीज जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरीज नहीं है, उनको करवाने की नीड नहीं। वैसे आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो सेक्शन था कंपनीज एक्ट का, आई बिलीव सेक्शन 234 था, 234 था सेक्शन, वो रिमूव हो चुका है 2022 में, लेकिन आपकी बुक में एज इट इज़ आ रहा है कैफ 7 में, और इधर भी तो फिर वही बातें करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, कौन सा सेक्शन? यही वाला कि प्राइवेट कंपनीज, ये बेसिकली सेक्शन ये था कि ये जो छोड़ें यार, आप फिलहाल यही याद रखें, हमें कंफ्यूज ना है ना, वो तो प्रैक्टिस में है हम, तो इसलिए थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ता है। तो अदरवाइज़ क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है और इनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है या इससे कम है, उनको ऑडिट करवाने की नीड नहीं, बाकी हर कंपनी ने ऑडिट करवाना है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कौन ऑडिट करता है, किस तरह ऑडिट करता है, उसकी तरफ हम आने लगे। आ जाएं जी, सबसे पहले आ गया अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, के कौन कौन इनको अपॉइंट करता है, रिमूव करता है। रेम्यूनरेशन का मतलब इनका मुआवजा, इनके पैसे शैसे कौन लगाता है, तो भाई उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आगे भाईजान फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, देखें अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए ना, अपॉइंटमेंट इसमें से ना वही है, थोड़ा सिनेरियो सब ना रहता है, वैसा कोई क्वेश्चन आया तो थोड़ी बहुत आगे जाके वैसे आएगा, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन से लोग लग सकते हैं ऑडिटर, कौन से नहीं लग सकते, उसमें बड़ा वो खेलता है। मुझे भी लिटरली याद कोई नहीं है सारे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को होने चाहिए याद में, पेपर देना है आपने, सही है। तो ये थोड़ा सा ना क्रैमिंग वाला एरिया थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह ऑडिट के अंदर 95% मेरी कोशिश तो कम से कम ये होगी कि आपको कंसेप्चुअली एक एक चीज़ लेकर चली जाए, बाकी कैसे कहाँ पे क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी। बट ये जो ऐसे फॉर एग्जांपल आगे आगे इसमें अब आगे पढ़ेंगे जी, फ़लाँ बंदे ने अगर इतने साल काम किया, फ़लाँ किया वो बंदा नहीं बन सकता, तो ये थोड़ा याद रखनी पड़ती है चीज़ें, कैफ 7 में भी आपको पता होगा। तो अच्छा, अपॉइंटमेंट जो है भाई, तो इसमें ना एक तो आपका होता है, जिस तरह डायरेक्टर्स का आपको याद होगा, अगर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो फारिग रहें, उसमें फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, फिर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं, सही है, उसके बाद होती है कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए, ठीक है, तो वो ही सारा कुछ इधर भी है, इसमें भी फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, फिर आपका सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में जो ऑडिटर होते हैं, फर्स्ट तो वही है ना जो कंपनी बनी है, तो जिंदगी में पहली बार कंपनी की जो ऑडिटर अपॉइंट हुए फर्स्ट ऑडिटर है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देन अगर कैजुअल वैकेंसी है, डेथ हो गई है या रिमूव कर दिया आपने या वो छोड़ के जा चुका है, तो कैजुअल वैकेंसी है, तो कैजुअल वैकेंसी उसको कैसे फिल करना है वो भी तरीका। आ जाएंगे ज़रा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑडिटर जो है वो कहते हैं, फर्स्ट ऑडिटर जो है, अच्छा आप इसमें ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स वर्ड यूज़, उसने ऑडिटर और ऑडिटर्स वर्ड यूज़ कर दिया। देखें अगर फर्म कर रही होती है, मतलब फर्म पार्टनरशिप को कहते हैं ना, तो वो ज़्यादा लोग होते हैं उसमें, क्योंकि पार्टनरशिप के नाम से करे उनको ऑडिटर्स बोला जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटर कर रहा है तो ऑडिटर कहलाता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, कौन अपॉइंट करेगा सर? बोर्ड करेगा अपॉइंट। पहले तो इसको जरा अंडरलाइन कर लें, बाय बोर्ड कौन अपॉइंट करेगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, अपॉइंटेड बाय बोर्ड। कौन करता है सर? बोर्ड अपॉइंट करता है, मतलब डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है, विद इन टाइम 90 डेज, 90 दिन के अंदर। भाई 90 दिन किसके? कंपनी बनने के, जाहिर है कंपनी बनने के 90 डेज के अंदर अंदर इन्होंने क्या करना है, अपना जो है इसको अपॉइंट करना है, जो कि रहेगा टिल फर्स्ट एजीएम। एजीएम को पता ही ना, एनुअल जनरल मीटिंग, पहली एनुअल जनरल मीटिंग तक यही बंदा रहेगा। 90 दिन के अंदर अंदर करना है आपने इसको पॉइंट, सही है।
हाँ आसान सी बात है, इस पर क्या मजीद करनी। सब्सिक्वेंट, अब हर एजीएम के अंदर, हर एजीएम के अंदर, ठीक है, क्या होगा, एवरी कंपनी शेल एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। देखें पहले अपॉइंट किसने किया, बोर्ड ने, अब कौन करेगा, कंपनी। कंपनी से मुराद कौन होते हैं, मेंबर्स, मतलब की बात ओवरऑल सबकी हो रही होती है, ठीक है। अब कौन करेगा, कंपनी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, रिकमेंड बोर्ड ही करेगा। जैसे पीछे भी हमने डिस्कस ये किया था कि प्रपोज कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है, बोर्ड के। सर ये बंदे हैं, इनमें से किसी को रख लें, लेकिन रखना है कि नहीं रखना, वो किनका प्रीरोगेटिव है, किनका राइट है, किनका वो हक है, कंपनी का भाई, मेंबर्स का, ठीक है। तो मेंबर्स करते हैं सब्सिक्वेंट वाले को। पहले वाला क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है, एजीएम शेजीएम नहीं अभी बुलाई जा सकती, तो वो कहते हैं यार ये बोर्ड साहब आप ही करें 90 दिन के अंदर अंदर। बाद वाले जो हैं वो कौन है, कंपनी करेगी। करेगी कब भाई, टाइम क्या है, एट एजीएम, एनुअल जनरल, हर एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर, हर एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर। अब आपके माइंड में ये सवाल है ना कि सर एक क्या हर एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर ऑडिटर चेंज होता होगा, आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो लाजमी नहीं है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि, वैसे इधर ही बताता हूँ। वो ऐसे है कि भाई जो तो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है, मतलब जो लिस्टेड से हटके हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट है, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो चाहे तो जितने साल मर्जी लगा रहे ऑडिटर। कई प्राइवेट कंपनीज के 30-30 साल से ऑडिटर सेम ही है, वही वे की फर्म का क्लाइंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास भी क्लाइंट्स हैं जिनका हम ऑडिट करते हैं, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, हम तो नहीं छोड़ेंगे उनको अनलेस हम उनके साथ बुरा करें या वो हमारे साथ बुरा करें, तो हम कंटिन्यू करेंगे जितने मर्जी साल, क्योंकि लॉ रोकता ही नहीं है। हाँ लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है कि 5 साल बाद चेंज कर लो फर्म, लिस्टेड कंपनी के केस में है, या आपकी बुक में है नहीं, इसको वैसे नोट करना हुआ कर लीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा भाई, तो सब्सिक्वेंट के केस में उसने क्या कहा सर कि आप करोगे, कंपनी करेगी बोर्ड की रिकमेंडेशन पे आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द ऑडिटर। अच्छा ऊपर शायद उन्होंने नहीं लिखा हुआ आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट, कंसेंट लाजमी है ऊपर भी। जब भी आपने किसी को ऑडिटर करना हो उससे पूछो तो सही भाई आपने ऑडिटर अपॉइंट होना है कि नहीं, बात आ रही है ना समझ, उससे पूछ तो लो गरीब से कि आपने होना भी है कि नहीं। तो ये इधर भी है इधर भी है, तो जनरल बात है, बस इधर वो लिखना शायद भूल गए हैं। तो कंसेंट ऑडिटर की लाजमी होती है, ठीक है। और वो कब से कब तक होगा, देखें ये जो बंदा था ना ये पहली एजीएम के एंड तक रहेगा। अब अगला बंदा एंड के बाद, जब वो एंड हो जाएगा तो ये पॉइंट हो चुका होगा, फिर ये ऑडिटर बन जाएगा और अगली एजीएम के एंड तक यही बंदा रहेगा, ठीक है। यार आज इधर ही एंड करते हैं, एक सही है, कल इसको इंशाल्लाह आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। कल क्या मतलब कि आपका सैटरडे संडे ऑफ हुआ करेगा लेक्चर्स का, और मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स हुआ करेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है जी, चलें, सही है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।